कल्चर है सब परमानेंट हो गया ऐसा नहीं होता है, वो क्लाइमेट का परमानेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं दुनिया भर के ट्रॉपिकल के पे लगाओ, सब ट्रॉपिकल के पे लगाओ और कोल्ड क्लाइमेट के पे लगाओ, नहीं होंगे। मैंने जो उनके बारे में किताबों में पढ़ा, तो तब पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आ गया कि अरे मैं जो खेती कर रहा हूँ पारंपरिक कृषि विज्ञान, और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा, पर्माकल्चर पीएचडी है। ओके, खेती की पीएचडी। हाँ, अच्छा, जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। बिल मॉरिसन भी ये कह रहे हैं कि आपके खेती तो करना ही है, लेकिन वहाँ का जो सराउंडिंग है, स्केल, कुछ चीज़ें स्केल जब बड़ा होगा तो भी हो पाएगी। थाली की, चूल्हे की, घर की, ऊर्जा की, जहाँ से पूरी हो सके, ऐसे किसानी में जब करूँगा तब उसको मैं बोलूँगा पर्माकल्चर। गया था तो उसके जो कल्टीवेशन का तरीका था ऐसे राउंड राउंड में था, सर्कुलर। तो मैं बोला भाई ये क्या है, तो बोला पर्माकल्चर है। हाँ। तो बोला पर्माकल्चर है तो राउंड राउंड क्यों है। गांधी जी हो या विवेकानंद हो, वो मुझे पूछते हैं ना तेरा क्या है, स्मित हास्य संसर्गजन्य है और गुस्सा व्यक्तिगत है। तो मुझे अगर अच्छा कुछ करना है तो सकारात्मक यानी स्मित हास्य करके करना है। ये नारियल का झाड़ी उसने मुझे ये दिया, ये नाग है, कोबरा है, उसने मुझे ये दिया, तो मुझे अप्रिशिएट करना है। अच्छा। और मैं जब अप्रिशिएट करूँगा तो खुद के विचारों के ऊपर संयम करूँगा। और मैं हेवी रेनफॉल में मैंने धनिया लगा दिया, आएगा नहीं आएगा। तो फिर नाम किसको रखूँगा मैं। बेसिकली कल्चर यानी विचारधारा। अच्छा। कि मेरी जो परंपरा है ट्रायल एरर से उभर के आई है, और अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे कि हम ब्लड रिलेशन में नहीं, हम सोच रिलेशन में, या हमारी रिश्तेदारी विचारों के साथ है, लाइक माइंडेड पीपल। दुर्भाग्य की बात यह है कि किसानों ने उसके समय के अनुसार खेती में बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया। सभी को नमस्ते। ये पॉडकास्ट का हमारा तीसरा वीडियो है और आज हम लोग ये वीडियो हिंदी में बना रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसे मांग की कि आप मराठी में वीडियो बना रहे हो लेकिन फिर भी आप उसको हिंदी में बनाने का प्रयास कीजिए ताकि बहुत सारी लोगों की तरफ ये जो हम लोग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो पहुँचे। तो आज हम लोग ये हिंदी का वीडियो आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली ये वीडियो देखने के बाद हमें बताएं आपको कैसे लग रहा है। और आज जो एक विषय है, एक नया विषय है, तो इस विषय का शायद आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहेगा और मेरे दिमाग में बहुत समय से ये विषय घूम रहा था कि एक नया किसान बनने जा रहा है कोई भी, तो उसके दिमाग में जो भी उसने पढ़ा है, जो भी उसने देखा है, उसको बहुत सारी तकनीकें पता होती है, समझ में आती है धीरे धीरे, मतलब किसानी के अलग अलग जो तकनीकें होती है, तो वो पहले तो उसको कुछ जानकारी नहीं होती इसीलिए वो कंफ्यूज होता है और बाद में जब जानकारी होने लगती है तो और कंफ्यूज होने लगता है, उसको पता नहीं चलता कि कौन सी तकनीक को फॉलो करे। तो अभी एक जो तकनीक है, मतलब उसके ऊपर तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन अभी जो एक तकनीक है जिसके ऊपर मैं बहुत सालों से सुन रहा हूँ उसको पर्माकल्चर कहा जाता है। तो मैं जब से छोटा था तब से मैं एग्रीकल्चर सुन रहा हूँ, तो ये पर्माकल्चर एक्चुअल में है क्या और मतलब वो कब इजाद हुआ और हमारा जो भारतीय एग्रीकल्चर है और पर्माकल्चर है उसमें कुछ संबंध है या कुछ डिफरेंशिएशन है, इसके बारे में प्लीज़ आप हमें बताइए। नमस्ते। संतोष जी ने जो सवाल पूछे उनके सवालों में यह आया कि कोई नया करना चाह रहा है तो बहुत कंफ्यूज होता है, क्या करूँ, ये करूँ क्या, वो करूँ, वो करूँ क्या, ये करूँ। वो जो है, और उन्होंने बात की पर्माकल्चर, सीधे लफ्ज़ों में अगर हम इसका अर्थ निकालेंगे तो परमानेंट एग्रीकल्चर। अच्छा। तो परमानेंट एग्रीकल्चर, पहले मुझे एग्रीकल्चर ही मालूम नहीं तो परमानेंट एग्रीकल्चर कैसे मालूम पड़ेगा। ये जो पर्माकल्चर कंसेप्ट है ये बिल मॉलिसन
के वजह से डेवलप हो गई। उन्होंने इनको नाम दिया पर्माकल्चर। अच्छा। और इन्होंने पूरे अर्थ के ऊपर घूम घूम के अलग अलग जगह से सीख के एक विचारधारा के अनुसार एक खेती की रचना इसे बनाने का प्रयास किया जो परमानेंट हो गई। ओके। बिल मॉरिसन जी कहते कि इसमें से सबसे ज़्यादा मुझे हिंदुस्तान में सीखने को मिला। अच्छा, मतलब जब उन्होंने वो इजाद की उससे पहले उनको खेती भारत में सीखने को मिले, ऐसे बोल रहे हो? पर्माकल्चर की जो कंसेप्ट है, वो हाँ। कंसेप्ट में सबसे ज़्यादा उनको सीखने को भारत में मिला। अच्छा। तो भारत के लिए कल्पना पुरानी है। अच्छा। जब मेरे दादा परदादा से मेरी खेती में कर रहा हूँ, वहाँ जब मेरी जीवन शैली उसके ऊपर निर्भर है, वो परमानेंट एग्रीकल्चर ही है। मेरे घर की ज़रूरत, थाली की, चूल्हे की, घर की, ऊर्जा की, जहाँ से पूरी हो सके, ऐसे किसानी में जब करूँगा तब उसको मैं बोलूँगा पर्माकल्चर। क्योंकि उसके ऊपर से मुझे सब मिलने वाला है, परमानेंट मिलने वाला है। वैसे देखा जाएगा तो एग्रीकल्चर या कुदरत में परमानेंट कुछ नहीं होता, क्योंकि कुदरत का एक पहला रूल है उत्पत्ति स्थिति लय, लेकिन उसमें एक सातत्य है। रचना फिर से दोहराती रहती है, और ये समय में जो गलतियां हुई अगले समय में निकाली जाती है। यानी इम्प्रूवमेंट, इवोल्यूशन, हर बार कुछ नया। नया कब आता है कि जब मुझे वहाँ पे कुछ समस्या दिखती है, क्या हम ऐसे करके देखेंगे या ऐसे करके देखेंगे। तो देखने के बाद ऐसे भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, और जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा जो गोल था, उद्देश्य था करने का, उसके अनुसार आ गया तो हम बोलेंगे अरे भाई ये सही है। ये खेती की रचना समय के अनुसार बदलती गई है और बदलती रहनी चाहिए। जैसे हमारे एनवायरनमेंट की समस्या जो होगी, परिसंस्था की समस्या होगी, उसके अनुसार मुझे खेती बदलनी पड़ेगी। खेती में मिलने वाली चीज़ें जो थी 200 साल पहले, 100 साल पहले, 50 साल पहले, 10 साल पहले और ये साल, दुनिया छोटी होती गई, जिसको हम लोग बोलते ग्लोबल विलेज। और वर्ल्ड ट्रेड यूनियन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, एक दूसरे देश से उसका खुद का करार हो गया कि हमारे यहाँ पे है हम आपको देंगे, आपके यहाँ पर हमें देगा, और आपके यहाँ ज़रूरत ना होगी तो भी कंपल्सरी लेना पड़ेगा। तो ये जो है, ये पूरी खेती की सिस्टम बदलती है। दूसरी ये होती है कि हमारे यहाँ पे जैसे आर्थिक उन्नति होती है, आर्थिक उन्नति के अनुसार समाज में खाने का तरीका भी बदलता है। अच्छा। जैसे कि आजकल फैशन है, हम लोग एग्जॉटिक वेजिटेबल खाएंगे, तो जो पारंपरिक खा रहे वो कहाँ गया। या इस समय में जो महंगी है या दुर्लभ है, हाँ। मैं प्रयास करूँगा मुझे हर दिन चाहिए। अच्छा। और ये खेती के लिए समस्या है, क्योंकि जहाँ पे जो फसल कोई निकलती है, कोई भी वनस्पति जब बढ़ती है, वो एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार ही बढ़ती है। तो हमें जब एग्रो क्लाइमेटिक जोन के अनुसार खेती परमानेंट करनी है, तो उसको बोलेंगे पर्माकल्चर। अच्छा। ये नहीं होगा कि कोकण रीजन में कश्मीर का सेब होगा, आलू बुखार होगा, महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरी होगी, या हिमाचल की किन्नो होगी, या पूर्वांचल का काला धान होगा। वहाँ पे जो बारिश गिरती है, वहाँ पे जो तापमान है, वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, उसके अनुसार हजारों सालों में वनस्पति ने खुद के बदलाव किए हैं वहाँ जिंदा रहने के लिए।
और वहाँ पे जो हवामान के अनुसार, ज़मीन के अनुसार वहाँ पे जो कमी होती है, वो कमी भरने के लिए वहाँ पे सब सजीवों को कमी के महसूस होने नहीं चाहिए, उनकी हेल्थ अच्छी रहने के लिए वहाँ पे कुछ बनता है। अच्छा। जैसे कि अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में खस का शरबत पियेंगे, गर्मी निकाल देंगे। गुलाब के फूलों का गुलकंद खाएंगे, गर्मी निकाल देंगे। अलग अलग शरबतें पियेंगे क्योंकि पानी निकलना है बराबर। से। तो ये पानी वाली चीज़ें हम गर्मी में खाएंगे, जैसे कि वाटरमेलन है, मस्क मिलन है। और उस समय जो आएंगे फसलें, वो सुगंध की होगी, तो सुगंध से, खुशबू से भूख लगेगी। अच्छा। तो ये जहाँ पे हो सकता है, तो हर प्रांत के अलग है। बराबर। जैसे विदर्भ में जाओगे तो संतरे है, और कोकण में जाओगे तो कोकम है, आम है। बराबर। तो ये मैं जिस रीजन में रह रहा हूँ, इस रीजन से हर ऋतु में मुझे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, ऐसा कल्टीवेशन मुझे करना है। इस कॉल्ड परमानेंट एग्रीकल्चर। पर ये जो हमारी यंगस्टर्स की पीढ़ी है, उनमें ये मैंने देखा है कि ये जो चीज़ है परमाकल्चर, वो बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, उनमें रुचि डाल रही है। उसके पीछे का क्या कारण है? मतलब वो तंत्र है, इस मतलब तंत्र अच्छा है, या मतलब क्या कारण है कि वो इसकी वजह से वो हमारे लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा कर रहा है? आप ही बता सकते हो क्योंकि आप यंग हो। ओके। मेरे ख्याल से हाँ। जो मेरे पास नहीं है, उसका अट्रैक्शन बहुत होता है। ओके। और उसे हासिल करने में साहस होता है कि मुझे ये करना है और करके दिखाना है। अच्छा। ये जवानों के मन में ख्वाब होता है, ख्वाहिश होती है कि मैं कुछ हूँ, और मेरी जवानी में सबसे ज़्यादा ज़रूरतें होती है। बराबर। और कोई भी शास्त्र हो, कि खेती एक शास्त्र है, तो खेती शास्त्र क्या है, कौन से इलाके में कौन सी खेती होती है, फिर उसमें बदलाव लाके परमानेंट कैसे की जाए, तो ये परमाकल्चर पीएचडी है। ओके, खेती की पीएचडी। हाँ। अच्छा। जिसको हम लोग हमारी भाषा में बोलेंगे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ओके। परमानेंट यानी शाश्वत। तो शाश्वत खेती कब होगी? मेरी जीवन शैली शाश्वत कब होगी? तो मुझे मेरी ज़रूरतें जब मेरी खेती से पूरी होगी, मैं किसान हूँ, इसके लिए खेती से पूरी होगी। मैं कोई नौकरदार, इंजीनियर या डॉक्टर नहीं हो कि पैसे कमाऊँ और वहाँ से लेके आऊँ। तो मेरी धरती में, मेरे मैदानी इलाके में, पहाड़ी इलाका जो कुछ होगा, मैं समुद्र के किनारे रह रहा हूँ, सह्याद्री के पश्चिम घाट में रह रहा हूँ, या मावड़ में रह रहा हूँ, या मराठवाड़ा में रह रहा हूँ, उसके अनुसार वहाँ की खेती हजारों साल से अलग है। बराबर। ये खेती में हजारों सालों से उनकी ज़रूरत पूरे करने की ताकत थी, क्योंकि वहाँ पे पैदा हुए चीज़ें वो खा रहे थे। बराबर। अभी मेरे ख्याल से जो इनपुट कॉस्ट है कि मुझे खेती के लिए लाना है, ये जब बंद हो जाएगा तब हम बोलेंगे परमाकल्चर। अच्छा। तो मेरे बीज, मेरे खाद, मुझे जो कुछ लगता है, जो कुछ, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे खेत से जब पैदा होगा, तब हम उसको बोलेंगे परमाकल्चर। मतलब मेरे जो दादा थे या पुरखे थे, वो जिस तरीके से खेती करते थे, जो तंत्र का इस्तेमाल करते थे, वो और परमाकल्चर के तंत्र, उसमें कुछ खास डिफरेंस? ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ। अभी इसमें फर्क क्या है, कि इसमें वृक्ष का ज़्यादा कल्टीवेशन है। ओके, मतलब वृक्ष, कौन से वृक्ष उन्होंने बोला है? फल वाले। फल वाले। अभी हमारे यहाँ पे रुचि बदलने की वजह से और विज्ञान के बढ़ने से हमें मालूम पड़ने लगा ये भी मेरे यहाँ हो सकता है। अच्छा। ये भी हमारे यहाँ हो सकता है, ये नहीं होगा। तो मेरे यहाँ पे जो चीज़ बनाने का मौका है,
कुदरती तौर पर, वो मैं जब एक जगह पे बनाऊंगा और मेरी ज़रूरतें पूरी करूंगा तो पर्माकल्चर हो गया। मतलब हमारी भी जो खेती बदलापुर में है, उस खेती में जो भी, जैसे हमने अलग अलग हिस्से हैं कुछ कुछ, जैसे पेड़ों के नीचे भी हमारी खेती हो रही है, सीजनल खेती भी हो रही है, तो ऐसे इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो पर्माकल्चर में भी वैसे इंटीग्रेटेड अप्रोच रहता है कि उसी को तो पर्माकल्चर कहते हैं। ओके। कि वृक्ष आधारित खेती, हाँ। जंगल आधारित खेती, ओके। जंगल जैसी खेती, उसमें एक कंसेप्ट है फुल फॉरेस्ट। अच्छा। पर्माकल्चर के कंसेप्ट है फुल फॉरेस्ट। हम्म। तो ये जो कंसेप्ट है उसमें अलग अलग जोन्स होते हैं, उनको वो जोन कहते हैं। अच्छा। ये वेजिटेबल जोन, ये ओके। हर्ब जोन, ओके। ये फ्रूट ऑर्चिड, ओके। हाँ, ये ग्रेन्स, ये पल्सेस, ये सब हमारे यहाँ भी मिट्टी के डेप्थ के अनुसार, ओके। मिट्टी के अनुसार किया जाता था। ओके। और हर घर में पर्माकल्चर में आज जो बात कर रहे हैं वो हर खेत में होता ही था। मतलब जैसे अब वो फार्म डिजाइनिंग होती है उसी तरीके हाँ, से। अच्छा। हम वो भूल गए थे, ओके। या हमारे खेती का बंटवारा हो गया। आपके पास फल के झाड़ आ गए, मेरे पास जमीन आ गई जहाँ पे अच्छा। अनाज पैदा होता था। तो आपने खेती शुरू की जंगल के आधारित और मैंने खेती की सीजन आधारित। अच्छा। और बंटवारे के बाद जैसे जैसे जमीन छोटी होती गई, फिर अभी इसमें हम सब कैसे करेंगे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि किसानों ने उसके समय के अनुसार खेती में बदलाव लाने का प्रयास नहीं किया। फिर जो प्रयास कर रहा है वहाँ से चालू हो गया कि अरे ये बढ़िया है। जैसे कि पहले आ गया था 90s में मानव सभा का वन स्टार रिवोल्यूशन, बराबर। बहुत अच्छी तरह से लोगों ने अडॉप्ट किया और जितने तेजी से वहाँ गए उससे डबल तेजी से बाहर आ गए, क्योंकि उन्होंने प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं किया था, उन्होंने कल्टीवेशन प्रैक्टिस अडॉप्ट की थी। क्योंकि मतलब जापान और हमारा जो हवामान है बहुत अलग अलग है। वहाँ पे हर रोज बारिश गिरती है। फिर उसके बाद आया बायोडायनामिक्स। ओके। कि आकाश में जो ग्रह तारे हैं उनका असर, पंच महाभूतों का असर सजीव सृष्टि में रहने वाले सब जीवों पे होता है। उसको ध्यान में लेते हुए, उसको ऑब्जर्व करते हुए, उसका अनुभव लेते हुए एक रचना बन गई कि चंद्रमा क्या क्या कर सकता है, चंद्रमा के अनुसार कभी हमें क्या लगाना है, कौन से नक्षत्र अग्नि तत्व का है, कौन सा नक्षत्र जल तत्व का है, उसके अनुसार अगर हम वहाँ पे वो फसल लगाएंगे वो उभर के खुद आएगी, बिना सपोर्ट के आएगी। ओके। तो ये जो प्रिंसिपल है ये हमें अडॉप्ट करना है। तो आगे की स्टेज ये जो है वो पर्माकल्चर है। तो ये पर्माकल्चर बिल मॉरिसन ने जो लाया उसमें काफ़ी तंत्र मिक्स है। अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। मैंने जो उनके बारे में किताबों में पढ़ा तो तब पढ़ने के बाद मुझे ध्यान में आ गया कि अरे मैं जो खेती कर रहा हूँ पारंपरिक कृषि विज्ञान और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है। अच्छा। बताने के फर्क है, हेतु जान के काम करने का फर्क है। हम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे ये हमें मालूम नहीं था। अच्छा। पर्माकल्चर में मिट्टी की उर्वरकता, वहाँ की इकोसिस्टम में कैसी खेती करनी है, इसकी जानकारी अच्छी तरह से दी गई है। अच्छा। मतलब हमारे भी थी इंटीग्रेटेड अप्रोच, हम लोग इसको बोल सकते हैं। इंटीग्रेटेड अप्रोच ये आदमी के जरूरत के ऊपर है। मतलब ये प्राकृतिक की अवस्था का अप्रोच। अच्छा। प्राकृतिक की रचना यानी इकोसिस्टम की रचना समझ के अगर हम उसमें खेती करेंगे वो परमानेंट हो जाएगी, क्योंकि उसकी बेसिक सपोर्ट है इकोसिस्टम। मतलब उसके प्रिंसिपल के ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तकनीक तो जगह के हिसाब से बदलती ही रहेगी। हाँ, जैसे कि आपने कल बताया, हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे अगर नैऋत्य मानसून बारिश आ रही है तो जो पेड़ है वो दक्षिण की तरफ होनी चाहिए,
लेकिन कुछ कुछ जगह पे वो शायद अलग हो सकता है। बिल्कुल, कि एक सामान्य रूप से जाना जाता है कि अब अनुभव आया है कि दक्षिण और पश्चिम तरफ से हवा बहती है, बारिश आता है। बारिश तो पूर्व में से आता है, लेकिन पश्चिम और दक्षिण से ज़्यादा आता है। तो यहाँ पे जो मेरा इलाका है वहाँ पे, या मध्य प्रदेश का इलाका है, वहाँ पे दक्षिण की तरफ से लू आएगी, ज़्यादा सूरज की रोशनी आएगी, क्योंकि हिंदुस्तान ये सूरज की रोशनी का देश है। हाँ। तो ज़्यादा सूरज आएगा तो तकलीफ होगी। बराबर। तो तकलीफ नियंत्रण करने के लिए, तापमान को नियंत्रित रखने के लिए, तापमान में जो हवा की नमी है वो नियंत्रित रखने के लिए हमें और दक्षिण और पश्चिम की तरफ से ऊंचे सदाहरित वृक्ष लगाने होंगे। अच्छा। पतझड़ वाले नहीं चलेंगे, क्योंकि वहाँ से हम अभी छाव में बैठे हैं। क्यों छाव में बैठे हैं और कौन से पेड़ के छाव में बैठे हैं? कि जो जिसकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जैसे होगी, तो उससे निकलने वाला जो ऑक्सीजन है, उससे निकलने वाले हवा में जो नमी है, वो वहाँ पे रहने वाले सब जीवों को फायदा देगी। तो इसीलिए दक्षिण की तरफ हमारे यहाँ पे हम लोग बोलेंगे दक्षिण की तरफ से धूप आना चाहिए, रुकना चाहिए। और हिमाचल वाला बोलेगा दक्षिण की तरफ से धूप आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सूरज की रोशनी कम आएगी। बराबर। तो हम जहाँ पे है उसके अनुसार जो पंचतत्व है उसका फायदा करने के लिए हमें उनका सहारा लेना है या उनको रुकाने का प्रयास करना है। जैसे साइक्लोन आएगा तो पश्चिम की तरफ से आएगा, तो साइक्लोन से मेरे झाड़ टूट जाएंगे। तूफान, साइक्लोन तूफान, तो तूफान मुझे रोकना है। बराबर, नहीं तो मेरी खेती की पूरी वाट लग जाएगी। हाँ, नहीं तो मेरा आम का झाड़ टूट जाएगा। तो उसके लिए मुझे पश्चिम की तरफ एक बफर ऐसे वृक्ष लगाने जो ताकतवान होंगे और हवा का प्रभाव कम करेंगे, तूफान का प्रभाव कम करेंगे। तो प्रभाव कम करके जो मेरी फसलें हैं उसका कंफर्ट जोन बनाना, ये पर्माकल्चर है। सपोज मेरी ज़मीन अलग अलग हिस्सों में बटी हुई है, 10 बीघा यहाँ, 10 बीघा वहाँ, 10 बीघा यहाँ, तो उस केस में पर्माकल्चर जैसी फार्मिंग की जा सकती है क्या? हाँ, की जा सकती है, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन रहेगा। अच्छा। ये समझो 10 बीघा ज़मीन में मैं क्या कर पाऊँ। दूसरी जगह पे मेरी ज़मीन, यहाँ पे सब ज़मीन एक ही स्तर पे ऊपर है या ऊंचाई नीचे के है, उसके ऊपर मैं वहाँ पे फसलें डिसाइड करूँगा क्या लगाना है। सिर्फ उस पर तकलीफ क्या होगी कि जो आज तो हमें खेती करने के लिए सिक्योरिटी की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, और पानी देने के लिए बिजली की ज़रूरत है, और फिर वहाँ पे रहने के लिए कुछ सामान रखने के लिए कुछ शेड की ज़रूरत है। तो ये सबका अलग अलग जगह पे फिर से हमें बनाना पड़ेगा, उसकी कीमत काफ़ी बढ़ जाएगी। अच्छा। दूसरी बात ये रहेगी कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो वहाँ पे कौन देखेगा? बराबर। तो एक ही समय पे एक ही जगह पे हम हमारा ध्यान रख सकते हैं, फिर दूसरे जगह पे हम उसके बाद में होने वाले फसल लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जिसको दिन रात देखना है ऐसी सीजनल फसलें लगाऊंगा, फिर वहाँ पे फूड फॉरेस्ट करूँगा, वो फॉरेस्ट में ग्रीष्मकालीन फलों का होगा। फिर दूसरी जगह पे मेरे वन होगा जिससे मुझे फायरवुड, टिम्बरवुड मिलेगा, या बांस होगा, जो मेरी ज़रूरत है अलग अलग जगह से मैं कवर करूँगा। अच्छा। जैसे मैं आज अलग अलग जगह से चीज़ें ले रहा हूँ, यानी मेरे ऊर्जा अलग जगह से ले रहा हूँ, भोजन अलग जगह से ले रहा हूँ, फल अलग जगह से ले रहा हूँ, उसी तरह से मेरे अलग अलग प्लॉट है तो मुझे अलग अलग जगह पे जाके काम करके वो मुझे लेना पड़ेगा। अच्छा। लेकिन अगर वो एक जगह पे है तो सभी एक ही जगह में हो जाएगा और उसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। या फिर मुझे उसमें से जो जगह है उसके अनुसार बेसिक जो है वो है पर्माकल्चर का मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम। अच्छा। तो यहाँ पे हंगामी फसलों का होगा, वहाँ पे मध्यम जीवी का होगा, कहाँ पे दीर्घजीवी का होगा। तो दीर्घजीवी का अनुभव जहाँ पे जगह मिलेगी वहाँ पे समझो आम का झाड़ है, तो आम का झाड़ कितना बड़ा होएगा और वो ज़मीन में कितने आम लगा पाऊँगा। और सिर्फ मुझे आम चाहिए या कटहल भी चाहिए, बराबर, या केला भी चाहिए,
तो वहाँ पे अगर मैंने पानी के अनुसार किया तो केला नहीं आएगा, लेकिन आम और कटहल आएगा। फिर मुझे बांस चाहिए, मुझे चूल्हे के लिए लकड़ा चाहिए, वो दूसरी जगह पे होगा। लेकिन अगर मैं एक जगह पे ये सब कर पाऊँ तो वहाँ पे एक परिसंस्था अच्छी बनेगी। अच्छा, मतलब ये अलग अलग जगह पे बना हो तो संस्था अच्छी और बनने के लिए मेरी मर्यादा जो है समय की, सबसे ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट वो है। इम्पोर्टेंट है। और जिस तरह से मैं काम करूँगा और मेरे नसीब में उस तरह से काम करने वाले में सेकंड लाइन होगी तो बात और है। अच्छा। लेकिन कुदरत में तो ये है कि एक जैसा कोई नहीं रहता है। मेरा भाई भी नहीं रहेगा, मेरे माता भी नहीं रहेगी, मेरे पिताजी भी नहीं रहेंगे, मेरे बेटे भी नहीं रहेंगे, क्योंकि कुदरत हर एक जीव को अलग दिमाग, अलग इच्छाएं देती है हर एक जीव को। तो मैं जिस तरह से, जिस ढंग से, जिस सोच से मैं काम करूँगा, शायद मेरा भाई उससे ज़्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन उसकी सोच अलग होगी, तरीका अलग होगा। ज़मीन का तरीका अलग होगा, हवा का तरीका अलग होगा, आदमी काम करने वाला का तरीका अलग होगा, तो रिजल्ट भी अलग अलग आएंगे। तो कौन से रिजल्ट क्यों आए समझने में तकलीफ होगी। बराबर। कि भाई ये गुण मेरी प्रैक्टिस की वजह से आ रहा है या ज़मीन अच्छी थी करके आ रहा है कि यहाँ पे हवा अच्छी थी करके आ रहा है, मुझे मालूम नहीं। बराबर। तो पर्माकल्चर और हमारा कृषि विज्ञान है जो आपने बताया, परंपरागत कृषि विज्ञान, उसमें आपने ये बताया कि दोनों में इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ। फिर भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं क्या जो आपके अनुभव के हिसाब से आपको इसमें अधिक या इसमें कम ऐसे कुछ लग रहा है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं? है। परंपरागत कृषि विज्ञान में हम जो भूल गए थे कि मेरी मिट्टी अच्छी कैसे बनानी है। अच्छा। मेरा गिरने वाला बारिश का पानी ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ज़मीन में कैसे काम करके उसका जल स्तर बढ़ाना है। अच्छा। और मेरी ज़्यादा करके अभी की खेती जो है वो सीजनल क्रॉप की है, और मेरी सपोर्टिंग टीम जो है वो लॉन्ग टर्म की है। यानी मेरे बांस के बिना मेरा घर नहीं होगा, मेरे साग के बिना मेरा लकड़े का दरवाज़ा नहीं बनेगा, लेकिन मेरी खेती में साग नहीं है क्योंकि वो सीजनल है। मेरी खेती में जामुन नहीं है क्योंकि वो बढ़ेगा और छाव देगा, तो छाव में फसल कम आएंगे। तो इसके लिए मेरे यहाँ पे हर एक की मर्यादा मैंने खुद तय की है। बराबर। जो मेरे दादा ने तय नहीं की थे, बोले थे कि ये यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे, यहाँ पे ये करेंगे। बराबर। तो हमारी जीवन शैली और उसके अनुसार हमारी भोजन शैली बदलते गई, लेकिन परंपरा नहीं बदली है। बराबर। परंपरा हमारे हर कोई भी त्योहार होगा, भगवान की पूजा होगी तो खाने का पत्ता, सुपारी, नारियल, आम का पत्ता लगेगा ही। बराबर। चावल, धान लगेगा ही। बराबर। वहाँ पे गेहूँ नहीं आएगा, या वहीं पे किसी भी लौकी का पत्ता नहीं आएगा पान के पत्ते में बदले। आम का पत्ता तो आम का पत्ता ही लगेगा, नारियल का नारियल ही लगेगा। ये नहीं बदला है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है, हमारे परंपरा जो है पुरखों से चले, इसके गुणों का सहारा लेते हुए ध्यान में आ गया कि ये सामने रखो और ये करना है। ये गुणवत्ता का है, ये पॉजिटिव एनर्जी तैयार करने वाला है। तो बाकी सब हमने बदली किए, इसको भी हम भूल गए। अच्छा। कोई भी हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी आदमी का कौन सा भी त्योहार दरवाजे का आम का पत्ता लगे बगैर होता नहीं, या गेंदे के फूल के बगैर होगा नहीं। तो ये जो है परंपरा और जीवन शैली, और जीवन शैली और प्रकृति, ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। बराबर। तो मेरी परमा कल्चर में इसका प्राधान्य होगा। और मेरी परमा कल्चर में जो 50 साल 100 साल पहले हम भूल गए थे, ये फिर से बिल मॉरिसन ने हमें उभर के बताया, नहीं ये करना है। अच्छा। तो उसका जो महत्व है वो काफ़ी है कि गिरने वाला बारिश मेरी ज़मीन में जाके जलस्तर बढ़ाए और इस तरह हुए कि मिट्टी बह नहीं जाए। बराबर। तो ये जो रचना है, ये रचना हम भूल गए थे, ये परमा कल्चर में है। अच्छा। और हमारी परंपरा में भी थी, लेकिन मैंने जैसे बताया कि हमारी तब ज़मीन ज़्यादा थी, तभी ज़रूरत नहीं थी शायद इन चीज़ों की। एक
50 एकड़ की ज़मीन में ये सब हो रहा था। अभी बंटवारा होते होते मेरे 5 एकड़ आ गई है, तो मुझे ये करना पड़ेगा। और बिल मॉरिसन भी ये कह रहे हैं कि आपके खेती तो करना ही है, लेकिन वहाँ का जो सराउंडिंग है, स्केल, कुछ चीज़ें स्केल जब बड़ा होगा तो भी हो पाएगी। बराबर। जैसे कि पहाड़ी इलाका है, तो 50-100 एकड़ में कुछ रेन वाटर हार्वेस्टिंग जंगल हो पाएगा। 1 एकड़ में, आधा एकड़ में नहीं होगा, लिमिटेशन आ जाएगा। बराबर। तो लिमिटेशन छोड़ के वैयक्तिक स्तर पे और सामूहिक स्तर पे ये पर्माकल्चर हमें काम करने का मौका देता है। ओके। और अभी हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम ब्लड रिलेशन में नहीं, हम सोच रिलेशन में, या हमारी रिश्तेदारी विचारों के साथ है, लाइक माइंडेड पीपल। तो ये जब करेंगे तो ज़्यादा उन्नति होगी, क्योंकि हर घर में अलग अलग विचार के लोग हैं, तो ये हर दूसरे को टोक सकता है, अरे ये क्यों करे, हमें ऐसा करना है, ये बोलेगा मुझे ऐसा करना है, तो हमारी लोकशाही हो गई। बराबर। तो उसमें क्या हो जाएगा, एक ही विचारों से प्रेरित लोग एक साथ आएंगे तो काम करने के ज़्यादा अच्छा काम होगा। और एक मैंने चीज़ बहुत देखी, मतलब मैंने जो पर्माकल्चरिस्ट है अलग अलग जगह पे, या जो लोग इस तरीके से खेती कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड अप्रोच हम लोग बोल रहे हैं, उनके मतलब उनको जब हम लोग देख रहे हैं या उनसे जब भी बातें कर रही है, तो एक तो उनसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, और उनके चेहरे के ऊपर एक अलग कुछ तो खुशी है ऐसे लगता है। तो ये जो चीज़ है, मतलब वो चीज़, मतलब वो अच्छा फीलिंग जो बोलते हैं हम लोग, प्रसन्न दिखना, वो क्यों है? मतलब वो खेती की तकनीक की वजह से है या इसके पीछे, क्योंकि हमारी जो परंपरागत कृषि विज्ञान है उसमें आपने बहुत बार बताया भी है कि उसमें अध्यात्म का भी एक एंगल है। तो पर्माकल्चर के तरीके से खेती करने वाले लोग हैं, उनके इसमें भी मुझे वो चीज़ दिखाई देती है। तो इसके बारे में आप क्या बता सकते हो? इसमें थोड़ा सा फर्क है। ओके। कि हमारी परंपरा ये ऋण मानती है। अच्छा। कि ये बरगद का झाड़ है, उसने मुझे ये दिया, ये नारियल का झाड़ है, उसने मुझे ये दिया, ये नाग है, कोबरा है, उसने मुझे ये दिया, तो मुझे अप्रिशिएट करना है। अच्छा। और मैं जब अप्रिशिएट करूँगा तो खुद के विचारों के ऊपर संयम करूँगा। और यहाँ पे जो खुशी है, ये सब मिलके खुशी होती है। और आपने जो कहा कि वो उसके चेहरे पे खुशी दिख रही है, तो खुशी दिखने के 3 महत्वपूर्ण कारण है। एक है कॉन्फिडेंस, अच्छा। सक्सेस। दूसरा है ऑक्सीजन बैंक। अच्छा। जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे वो पौधे हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी उसमें जाती ही है, और ऑटोमेटिकली उसकी इच्छाएं कम हो जाती है, और वो दुखी नहीं होता। इच्छा कम हो गई तो दुखी नहीं होता, फिर वो आनंद ही दिखेगा। अच्छा। ऑक्सीजन बैंक है, ज़रूरतें कम है, और उसको दिखता है यहाँ पे सब समृद्धि है, तो मैं क्यों असमृद्ध बनूं, मैं भी समृद्ध बनूंगा। तो ऑटोमेटिकली उसके मनों के विचार, उसकी भावना, उसका चाल चलन, ये सकारात्मक होने लगता है। और इसका सबका असर शरीर से विचार जो बाहर प्रेरित होते हैं, प्रक्षेपण होते हैं, वो हमें प्रसन्न दिखते हैं। और उसको हम लोग साइंस बोलते हैं ओरा। तो ओरा अच्छा, मैं स्माइल करूँगा तो आप भी स्माइल करोगे। बराबर। और मैं बड़े आँख दिखाऊंगा तो बोलेंगे क्या पागल है, मैंने कुछ नहीं किया और मुझे आँख दिखा रहा है। तो स्मित हास्य संसर्गजन्य है, और गुस्सा व्यक्तिगत है। तो मुझे अगर अच्छा कुछ करना है तो सकारात्मक यानी स्मित हास्य करके करना है। चेहरे पे खुशी दिखेगी तो दूसरा भी खुश होता है, अरे क्या भाई खुश हो गया आज, क्या बात है, अरे अच्छा, अरे बधाई हो। ओके। अरे क्या करो यार, सब गड़बड़ हो गई, तो गड़बड़ खत्म नहीं होने वाली है, मैं कम होने वाला हूँ। समस्या नहीं है ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, या इस पृथ्वी पे जन्म को आया हुआ कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको समस्या नहीं है। समस्या को कैसे सुलझाओ और हंसते हंसते कैसी ज़िंदगी गुजारो,
ये हमें परंपरा सिखाती है। अच्छा। और संकट तो सबको आते हैं, परमा कल्चर वालों के भी आते हैं, बराबर। लेकिन उसका कॉन्फिडेंट आ गया है, यार मैं कर पाऊंगा, मैं उभर के फिर से ऊपर आऊंगा। आऊँगा। जैसे जापान के लोग बोलते हैं फिनिक्स बर्ड की तरह वो ऊपर आ गए। तो बराबर। कितना भी खराब धुएं होने से। दो, मैं बनूंगा। हम्म, और उसको सहारा मिलता है उसका एक्सपीरियंस। बराबर। यार अपने पास तजुर्बा है, हम्म, हम कर लेंगे, फिर से करेंगे, डरो हम्म, मत, हो जाएगा। ओके। तो और ये दूसरों को भी आ जाता है। हम्म, और आप बोल रहे थे कि आपने परमा कल्चरिस्ट देखे हैं, हम्म, तो मेरी दुर्भाग्य से मुझे परमा कल्चर टीचर देखे मैंने, जिसने परमा कल्चर के ऐसे लोग मुझे बहुत कम दिखाई दिए, ओके। क्योंकि सब टीचिंग में ही है। मतलब जिन्होंने फॉलो किया है उनके खेती में से आपको कम दिखे। नहीं, वो उसके दिमाग से अनुसार फॉलो करता है। ओके। इंडिकेटर अप्रोच जो लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हम्म, हो, वो उनके खेती में नहीं रहता है, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है, ऐसे बोल रहे हो कॉपी आप? पेस्ट हो रहा है। मतलब मेरा जो, अगर एग्रोक्लाइमेटिक जोन अलग है फिर भी वहाँ जो लगा है वही मैं हाँ यहाँ पे हाँ, लगा रहा हूँ। सिर्फ उतना ही नहीं। मैं एक अच्छा। जगह पे गया था, तो उसके जो कल्टीवेशन का तरीका था, ऐसे राउंड राउंड में था, सर्कुलर। सर्कुलर। हम्म, तो मैं बोला, "ये भाई ये क्या है?" तो हम्म, बोला परमा कल्चर है। हाँ। तो बोला परमा कल्चर है तो राउंड राउंड क्यों है? हम्म, तो बोला, मैं बोला हवा तो सीधी जाती है, हाँ। पानी तो सीधा जाता है, हम्म, फिर इसमें पानी कैसे दोगे? हाँ। जैसे पानी दोगे एक जमीन कटते जाएगा, ओके। सीधा क्यों क्या है? वो काटे ना करके, हम्म, रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। बराबर। इसमें रेजिस्टेंस आएगा हम्म, तो जो कमजोरी गिर जाएगा। बराबर। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं करना है। वहाँ की जिन्होंने उनका देखा होगा, या परमा कल्चर वाला जो डिजाइन होगा वो पहाड़ी इलाका में होगा, तो कंट्रोल उन्होंने किया होगा। बराबर। तो मुझे, मैं फ्लैट लैंड पे कंट्रोल क्यों कर रहा हूँ? करूँ। बराबर। तो मतलब समझ के लेना और करना, ये कम हो रहा है। हम्म, और दूसरी बात ये हो रही है कि सिखाने वाला गुरु सिखा रहा है। हम्म, मैं तब मन भटक रहा था, हम्म, और मेरे मन में बोला, नहीं नहीं, ये सिखाया तो सब एक समान है, हम्म, लेकिन मैंने मन में कहा, नहीं भाई, ये लीची का झाड़ बहुत बढ़िया है, हम्म, इसको ही बढ़ाना है। हम्म, सपोर्टिंग टीम लगाएंगे तो ज़्यादा जगह जाएगी, हम्म, और फिर एक लीची का झाड़ कम बैठेगा तो मेरा नुकसान होगा। तो मैं सब जगह लीची लगा रहा हूँ। लीची लगा रहा हूँ। पूरे के पूरे प्रिंसिपल हम्म, मुझे दिमाग में नहीं बैठ रहे, हम्म, उसकी कुछ वजह होगी, हम्म, नहीं ऐसे नहीं। हम्म, तो वहाँ पे पूरा इंटीग्रेटेड दिख ही नहीं रहा है। हम्म, और पर्माकल्चर इंटीग्रेटेड अप्रोच है। बराबर। मतलब उसके प्रिंसिपल समझने हैं पहले उसको। प्रिंसिपल समझने और करने हैं। मतलब यानी इरिगेशन, इरिगेशन कैसा करना है, जल संधारण कैसे करना है, मृदा संधारण कैसे करना है, इंटरक्रॉपिंग हो गई, इंटरक्रॉपिंग कैसे करना है, ग्रो ग्रो बॉक्स करने के, रेज बेड करने करना हैं। है। उन्होंने ग्रो बॉक्स किए, उन्होंने टाइल लगाई थी, मैंने भी टाइल टाइल लगाई। लगाई, बराबर। उसके पास टाइल बाकी थी इसलिए उसने लगा दी। लगाई, तुम वो लगाओ अब जरूरी मेरे नहीं। पास बांस है तो मैं बांस लगाऊंगा ना। बराबर। अरे बांस क्यों लगाया? नहीं नहीं, टाइल लगाने थे, ऐसा नहीं चलेगा ना। अच्छा। मुझे मिट्टी को उठाना है, एक्सेस पानी निकालना है। हैंडबुक नहीं है कोई इसके लिए? हैंडबुक होने की संभावना कम होती है। मतलब प्रिंसिपल का एक हैंडबुक होगा। हैंडबुक होगा, टेक्निक्स का नहीं होगा। टेक्निक क्लाइमेटिक जोन के अनुसार अनुसार टेक्निक, ज़्यादा बारिश का अलग होगा, कम बारिश। इसका अलग जैसे कि मैं यहाँ पे ज़्यादा पानी एक्सेस निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, हम्म, और हैदराबाद में जाओगे तो पानी इकट्ठा करने का प्रयास होगा कल्चर में, हम्म, कल्टीवेशन प्रैक्टिस में। हम्म, तो प्रैक्टिस से डिपेंड ऑन रेनफॉल होती है। बराबर। क्रॉप डिपेंड ऑन रेनफॉल है, हम्म, क्रॉप डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी है। हम्म, सबके एक नहीं है, इसको हम बराबर। बोलते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। जोन। तो परमा समझा। कल्चर है सब परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं होता है, वो क्लाइमेट का परमानेंट हो गया। परमानेंट हो गया। तो यहाँ पे मैं दुनिया भर के ट्रॉपिकल के पेड़ लगाओ, सब ट्रॉपिकल के पेड़ लगाओ, और कोल्ड क्लाइमेट के भी लगाओ, नहीं होंगे। अच्छा। मैं जो जोन में हूँ, मैं ट्रॉपिकल के हूँ या सब ट्रॉपिकल पे हूँ, उसके अनुसार ही वहाँ बनेंगे। ये ध्यान में लेना परमा कल्चर है। अच्छा। तो ये पूरे जानकारी से ये समझ में आता है कि ये जो पर्माकल्चर पद्धति है उसके प्रिंसिपल्स समझ के उसको हमारा जो भी एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उसके अनुसार उसको बदलाव करके हमारे खेत में उसका हाँ, इस्तेमाल करना अभी पड़ेगा। सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, हम्म, जैसे कि मेरे परमा कल्चर के प्रिंसिपल में कह दिया कि लीफी वेजिटेबल्स 30 डेज की
45 डेज की मूली, 70 डेज की स्मॉल पल्सेस, हाँ, मीडियम टर्म के तुअर या केला या पपीता। और मुझे यही मालूम नहीं है कि बरसात की लीफी वेजिटेबल कौन सी है। अच्छा। और मैं हेवी रेनफॉल में मैंने धनिया लगा दिया, आएगा? नहीं आएगा। तो फिर नाम किसको रखूंगा मैं? बराबर, तकनीक को नाम नहीं रख सकते, मतलब वो प्रिंसिपल्स को नाम नहीं प्रिंसिपल रख। क्या है, उन्होंने क्या बताया था मुझे, 30 दिन की सब्जी। बराबर, ये तो नहीं कहा है उन्होंने कि कि धनिया ही धनिया लगाना है। लगाओ या पालक लगाओ। बराबर। तो पालक सर्दी का है, गर्मी का है या बरसात का है, ये मुझे जोन में समझना चाहिए। फिर बराबर। उसका कैलेंडर आता है, हम्म उसमें लिखा है जून जुलाई में धनिया और टमाटर। हम्म और कोकण रीजन में 5,000 मिलीमीटर बारिश गिरी है, तो धनिया और टमाटर कैसे होगा भाई? बराबर। वो बोलते नहीं, लिखा है ना, हाँ, कैलेंडर में लिखा है लिखा है, कि जून जुलाई में ये लगाते हैं। लेकिन कहाँ पे लगाना है? तो ये यहाँ का बात है। बराबर। तो वैसे मतलब ये जो आप बोल रहे हो वो तो कोई भी तकनीक हो उसके लिए, ये मतलब वो बिल्कुल बायोडायनामिक हो या सब कोई जगह भी पे हो। पूरे वर्ल्ड में केचुआ यानी जमीन का खुदाई करेगा, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाएगा। यूरोप का कचुआ अलग होगा, हमारा कचुआ अलग होगा। बराबर। पीएच के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार, मिट्टी के प्रकार के अनुसार, बारिश के अनुसार उसके प्रकार अलग अलग होंगे। बराबर। इंग्लैंड का भी केचुआ होगा, हिंदुस्तान का भी केचुआ होगा। इंग्लैंड का केचुआ मैंने यहाँ लाया तो काम नहीं करेगा, और यहाँ का वहाँ जाएगा तो काम नहीं करेगा। तो हर रीजन में प्रिंसिपल कॉमन है। वाह। केचुआ यही काम करे, कॉमन है, बराबर। प्रकार अलग होगा। वाह। तो ये पूरे विस्तृत वीडियो में हमने नहीं, अभी विस्तृत वीडियो बनाया है। हाँ, लेकिन ये जो हमने अभी जानकारी ली है, हाँ, पर्माकल्चर क्या है इसकी क्या है। हाँ, अभी इसके आगे पर्माकल्चर तंत्र क्या है, पर्माकल्चर कहाँ पे क्या क्या करता है, कौन सी फसलें होती है, वहाँ पे क्या सावधानी रखनी है, वहाँ पे इरिगेशन कैसा करना है, वहाँ पे सॉइल डेवलपमेंट कैसे करनी है, उसके तरीके क्या होते हैं। मुझे फूड फॉरेस्ट करना है, तो फॉरेस्ट क्या है पहला जानना है, फिर फूड क्या है ये जानना है, बराबर। वो फूड किसका है ये जानना है। बराबर। तो ये आगे उसका विस्तार होगा। अभी हमने क्या देखा सिर्फ कि व्हाट इज द पर्माकल्चर। अभी जाते जाते एक सवाल आया दिमाग में कि पर्माकल्चर या परमानेंट एग्रीकल्चर आप जैसे बोल रहे हो, ये जो कल्चर शब्द है इसका मतलब जो खेत में हम लोग छाछ यूज करते हैं वो वाला कल्चर है, या हम लोग जो संस्कृति बोलते हैं वो वाला कल्चर है, कि मतलब वो कल्चर है क्या? बेसिकली कल्चर यानी विचारधारा। अच्छा। कि मेरी जो परंपरा है पहले से उभर के आई है, ऋतुकाल से बाहर आई है, और ये जो उन्होंने तत्व बनाए हैं, ये तत्व से ऊपर मेरी उन्नति हो गई है। उन्नति होने के बाद क्या है, तो उन्नति के होने के बाद फिलॉसफी है। बराबर। फिलॉसफी और उन्नति ये जीवन समृद्ध करने के लिए सिर्फ इतना काम में नहीं है, उसमें कला है, बराबर, साहित्य है, रुचि होने वाले अलग अलग गुण होने वाले, नाट्य से लेके न्याय तक सब है, खेल है। ये हर समय हर जनरेशन में आगे आगे डेवलप होते गए हैं। जैसे कि सादा मलखांब है, तो मलखांब में कितने प्रकार है, स्पोर्ट्स है वो। तो ये जो सब रचना है जीवन समृद्ध बनाने की, ये रचना से मैं एग्री हूँ। अच्छा। उसको हम बोलते हैं एग्री विथ कल्चर। अच्छा। ये कल्चर है जो एग्री विथ कल्चर है, एग्रीकल्चर। ये कल्चर जो है साहित्य संस्कृति परंपरा मुझे मान्य है, और ये मैं इसमें और कुछ तरक्की करूँगा। हमारी जिम्मेदारी ये होती है कि हमें हमारे तक ये आया है, इसमें हमारे परंपरा के गांधी जी हो या विवेकानंद हो, वो मुझे पूछते हैं ना तेरा क्या है। बराबर। ये हर बार अगर जब मुझे पूछेंगे तुम्हारा क्या है इसमें, क्या योगदान है, अगर मैं योगदान कर पाऊंगा तो ये कल्चर आगे बढ़ेगा। बराबर।
सिर्फ संभाल के रखना नहीं है, पॉलिश भी करना है। करना है। और आज के समय के अनुसार उसमें और तरक्की कैसे हो, विज्ञान डिस्कवर हो रहा है ना। बराबर। तो रचना तो अणु से लेके सबका संभालने वाली है, और मैं आगे क्या लाऊंगा। आज मैं फिर से बोल रहा हूँ, अणु क्या होता है। और हमारे यहाँ पे संत हो गए, वो तो कह रहे हैं अणु और परमाणु भी मालूम है 400 साल पहले ही। बराबर। और आज मुझे साइंस बता रहा है कि एटम के और एक पार्टिकल्स है। तो ये तो पहले से है, ये मैं भूल गया था, फिर से पॉलिश करूंगा, ध्यान में आ गया, आगे क्या करूंगा। तो अच्छा। आगे करके आगे वालों को कुछ गाइड देना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अभी हमारी समस्या ये है कि हमें पीछे क्या है वही मालूम नहीं है। तो पीछे क्या है जान लेंगे और उसमें बदलाव लाएंगे, यानी सर्च करेंगे और रिसर्च करेंगे। सर्च क्या है मालूम पड़ेगा, और अच्छा कैसे करेंगे रिसर्च करके समझेगा। बराबर। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मुझे उम्मीद है कि हम निभाएंगे। अच्छा। यस। तो ये पूरे वीडियो में हमें पर्माकल्चर के बारे में बेसिक जानकारी मिली। जैसे भट्ट सर ने बोला कि उसके जो अलग अलग अंग है उसके बारे में हम लोग आगे आगे जो वीडियोस आएंगी उसमें जानने की शायद कोशिश करेंगे, मतलब जानेंगे ही, क्योंकि ये विषय मेरे बहुत पसंद का और आप सभी को ये विषय पसंद आएगा ऐसे हमें लग रहा है। अगर इसके बारे में आपको कुछ और जानना है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। और वीडियो बंद करने से पहले अगर आपको सर कुछ बोलना हो तो। एक सबसे निवेदन है कि हम ये रास्ते पे चलने वाले विद्यार्थी हैं, हमें जितना आकलन हो हमने बताने का प्रयास किया है। देखने वालों में कई सीनियर लोग होंगे जिनकी जानकारी ज़्यादा होगी, तो हमारी कुछ गलतियां अगर उसमें हुई होगी तो आप हमारे निर्देशन को ज़रूर लाइए और हम वो गलतियां फिर से ना दोहराए, और जो हम डिलीवर करेंगे दूसरे को बताएंगे वो अच्छी तरह से जा पाए, इसके लिए आप हमें सहायता करें। धन्यवाद। धन्यवाद।